राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। अब आगे क्या होगा, 29 में लागू हो पाएगा या 2034 तक प्रतीक्षा काल अभी रहेगा महिला आरक्षण को लागू करने में? ये प्रश्न सबके मन में है, महिलाओं के भी, पुरुषों के भी, पूरे भारत के मन में है। मेहमानों से परिचय करा दें, अनंत अमित साहब हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अनंत जी का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। रवि प्रताप सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, रवि जी का बहुत स्वागत है। नेहा शालिनी दुआ हैं हमारे साथ, सोशल एक्टिविस्ट, नेहा जी का बहुत स्वागत है। प्रोफेसर सुशील पांडे हैं, चुनाव विश्लेषक, सुशील जी का बहुत स्वागत। सुशील जी, 2023 जब जा रहा था तो वो देश में महिला आरक्षण को कानूनी जामा पहना चुका था, ठीक। 33% महिला आरक्षण लागू होगा, वो अटल हो गया था। उस संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में 450 उसके हक में वोट पड़े थे। सिर्फ 2 कोई थे ऐसे महान सांसद जिन्होंने उसके विरोध में वोट दिया, अन्यथा 450। और राज्यसभा में 100% पक्ष में मतदान, एक भी विरुद्ध वोट नहीं। राष्ट्रपति के आंगन में वो विधेयक गया, राष्ट्रपति जी ने तुरंत मोहर लगा के दस्तखत मार दिए, विधेयक कानून बन गया, ठीक। उसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव हुआ। उस विधेयक की कहीं राई रत्ती आहट हमने नहीं सुनी कि उस कानून की, कि देश में इतना बड़ा काम हो गया। 78 साल की आजादी के बाद इतना बड़ा पहला काम, देश की आधी आबादी को 33% आरक्षण, लेकिन उसका कहीं कोई चुनाव में ऐसा नहीं रहा। सुशील जी, क्योंकि भाजपा जो उसको लाई, भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार, वो 240 पे अटक गए। बिना महिला आरक्षण लाए वो 320 चले गए थे, और महिला आरक्षण को कानून बना दिए तो 240 पे टिक गए। सुशील जी, हमारे जो एक पारंपरिक समाज है, जहाँ पर अभी भी महिलाओं की वहां पर अभी भी आ रहा है, खासतौर पर नहीं बन पा रहा है, जिस पर हमारे मतदान न हो। लेकिन विषय है सभी राज्यों में गैस सिलेंडर का मुद्दा है, बेहतरीन सुविधाएं क्या है। चुनावी राजनीति में महिला इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं बन पा रहा है। अभी यही सुशील जी, एक मिनट, यही तो पूछ रहा हूं, क्यों नहीं बन पा रहा? इससे कोई प्रदेश की 50% आबादी से सीधे जुड़ने वाला मुद्दा, और इससे बड़ा मुद्दा क्या आएगा? ये मुद्दा चुनाव में क्यों नहीं बनता है, ये मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूं आपसे। इसलिए देखिए, चुनाव इसलिए नहीं बन पा रहा, पारंपरिक समाज में महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र हैं, महिलाएं अभी राजनीति नहीं जुड़ी। ठीक है सुशील जी, अब रुकना होगा, मैं नेहा के पास चलूंगा, लेकिन मेरी राय इससे अलग है सुशील जी की राय से। पारंपरिक समाज, उन्होंने एक बात कही, गांव देहात की महिलाएं, पूरे हिंदुस्तान भर की महिला और पारंपरिक समाज और गांव देहात अगर सबसे बड़े स्वरूप में कहीं देश में मौजूद था तो आज से 20, 22, 25 साल पहले बिहार में था, जहां से अनंत अमित आते हैं, ठीक। वहां तक पूरा संदेश चला गया, जहां स्कूल नहीं था, पढ़ाई तो छोड़ो महिला की, जब स्कूल ही नहीं था तो पुरुष ही नहीं पढ़ा, महिला क्या पढ़ेंगी वहां, क्या? लेकिन नीतीश कुमार आए, उन्होंने महिलाओं के लिए फैसले किए,
और महिलाओं तक वो फैसले पहुंचे, और लालू और भाजपा दोनों मिलकर नीतीश की टांग कभी नहीं हिला पाए, ना लालू हिला पाए ना भाजपा ही हिला पाए। इस बात की गवाह हम हैं। पहली बार जब नीतीश चुनाव में जीते हैं और मुख्यमंत्री बने तो वो इसलिए बने क्योंकि 2.5% ज्यादा वोट कास्ट किया पहली बार बिहार में महिलाओं ने पुरुषों से। तो सुशील जी, वहां तो इतना परंपरागत समाज में भी महिलाएं आगे निकल गई, तो फिर यूपी में क्यों नहीं निकली और महाराष्ट्र में क्यों नहीं निकली? महाराष्ट्र में तो ज्योतिबा फुले बहुत पहले स्कूल बनवा दिए थे, बिहार में तो कोई ज्योतिबा फुले हुए नहीं। इसलिए इसके पीछे अभी आपको थोड़ा और गहरा डूबना चाहिए सुशील जी। मथो, पता करो कि मसला क्या, इतनी बड़ी घटना घट गई और उसका असर नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा और हो गया। क्या भाजपा वाले सोच रहे थे कि कुछ मिले बढ़ेगी, 240 पे आ गए, और 10-20 सीट का और लोचा हो जाता तो राम भजो, फिर तो समाधि वाली स्थिति आ जाती। नेहा शालिनी दुआ, मैं वही चीज, मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ, लेकिन मैं आपसे भी समझना चाहता हूं, जो सुशील जी समझ रहा था। देश ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने के कानून को स्वीकार कर लिया, देख लिया 2023 के अंत में। ठीक, 27 सितंबर अगर सही आकर डेट शायद थी जब प्रेसिडेंट का साइन हुआ उस पर, वो कानून बन गया उसी दिन। ठीक, 24 के चुनाव में उसकी कोई छाया ही नहीं दिखाई दी, जबकि कुछ ही महीने बाद चुनाव हुआ। आज अब आपसे सवाल ये है, क्या आप ऐसा मानती हैं कि वुमेन रिजर्वेशन पर जितनी पॉलिटिक्स हो रही है इस वक्त देश में, क्या इधर वाली उधर वाली, नारी बंधन नारी चंदन जो भी खेमेबाजी हो रही है, क्या उसका रियल लिटमस टेस्ट 23 और 29 तारीख को बंगाल में हो जाएगा? कि ऐसा आप मानती हैं? क्योंकि इस वक्त तो मुद्दा बड़ा कर दिया भाजपा ने भी, विपक्ष ने भी कर दिया। जनता को पहली बार वोट देने का अवसर मिलेगा बंगाल में इस घटना के बाद। तमिलनाडु और बंगाल, क्या इन दो असेंबली के इलेक्शन रिजल्ट 4 मई को ये बता सकते हैं हमको नेहा कि महिला आरक्षण आगे मुद्दा रहेगा या नहीं? देखिए, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये बंगाल के इलेक्शन पे इसका काफी असर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि जनता को के बीच अब ये बात है कि कितनी अच्छी तरह भाजपा उसको इनकैश कर पाती है, समझा पाती है जनता को, महिलाओं को स्पेशली, कि ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल था ये उनके फेवर में था, और विपक्ष ने इसका बायकॉट करके अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। ये बीजेपी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने हद तक महिलाओं को समझा पाती है। क्यों? क्योंकि इस वक्त विपक्ष जो है, कांग्रेस पार्टी या समाजवादी या डीएमके, ये सारी पार्टियां भी एक बात को लेकर अपोज कर रहे हैं कि हम महिला आरक्षण के विरोध में नहीं थे, हम सिर्फ एक मिनट ये क्लियर हो जाना चाहिए। एक मिनट रुक जाओ। महिला आरक्षण के विरोध और समर्थन का प्रश्न ही नहीं, ना अनंत अमित उसके समर्थन में कुछ कर सकते हैं, ना अशोक यादव विरोध में कुछ कर सकते हैं। वो तो विषय ही खत्म हो गया, कानून बन गया दादा, उस पर अधिसूचना जारी हो गई, गजट हो गया। क्या डबल करोगे? नहीं ना, वो तो कानून बन गया, विषय बंद करो। 850 जो बिल गिरा, वो मालूम है कौन सा बिल गिरा लोकसभा में? वो बिल था, यह सदन लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 543 को एक्सटेंड करके 850 करती है। क्या ये बिल था? ये नामंजूर हो गया। महिला आरक्षण का तो केस चैप्टर बंद हो चुका नेहा। बट ये आप देखिए, मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि कम पॉपुलेशन थी। आप समझिए 2011 की जनगणना जब हुई कांग्रेस के टाइम पे, तो थी हमारी 121 करोड़ 100 करोड़ के आसपास जनसंख्या काउंट होती है। आज जो है लगभग 149 या 150 करोड़ के लगभग है। मतलब अभी हो रही है, लेकिन इतना लगभग माना जाता है कि इतनी है ही है। तो जब तब थी सीटें 120 करोड़ पे थी सीटें हमारी, 530
743, आज उसको बढ़ाकर, क्योंकि अब जनसंख्या भी बढ़ गई है, उसको 850 करना चाह रहे हैं परिसमन के तहत। तो मुझे लगता है कि वाजिब है, कोई गलत बात भी नहीं है कि 1 लाख बंदा, 1 लाख पर एक प्रतिनिधित्व करने वाला एक एमएलए होना चाहिए, या 2 लाख पे होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 10-10 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इतनी बड़ी बड़ी जनता की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें सब एक प्रतिनिधित्व करने वाला एमएलए, जिसको जनता को ही नहीं पता होता, उन्होंने 5 साल तक अपने एमएलए की शक्ल नहीं देखी होती, ना एमएलए ने अपने जनता की पूरी शक्ल देखी होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं ठीक है नेहा, अभी रुकना होगा। परिसीमन पर जब बहस करेंगे तो ये सब विषय आएंगे जो नेहा कह रही हैं, जिस दिन भी हम परिसीमन पर बहस करेंगे। 37 लाख तक पर एक एमपी है इस देश में, वो विषय नहीं आज। ठीक है नेहा, रुक जाओ, वो विषय नहीं आज। परिसीमन का महिला आरक्षण को लेना देना नहीं ना, पहले तो ये सब लोग समझो, जितने यहां बैठे नेता, वक्ता, प्रवक्ता, विश्लेषक, सब, महिला आरक्षण का परिसीमन से कोई लेना देना नहीं। महिला आरक्षण बिल जब पास हुआ तो मेजॉरिटी ऑफ द एमपीज ने ये कहा अभी करिए, तुरंत करिए, राइट नाउ लागू कर दीजिए। यानी 543 में से 33% रिजर्व कर दीजिए महिलाओं के लिए, फिर इत्मीनान से जनसंख्या जनगणना हो जाए। फिर 2011 की ही क्यों, जब 26 की शुरू ही हो गई और अब की डिजिटल हो रही है, क्या रजिस्टर वाली तो होने नहीं। मेरे परिवार के 4 लोग जनगणना में लगे हैं, तो अब तो बहुत फास्ट काम हो रहा है। तो पहले तो बहुत समय 3-4 साल लगते थे, अब तो कहा जा रहा है 1.25 साल के भीतर फाइनल डाटा आ जाएगा। तो उसके बाद परिसीमन आयोग बन जाएगा, विद 3 इयर्स काम खत्म। फिर ताजा ही क्यों नहीं ले? जब हमने इतना इंतजार कर लिया तो 5 दिन पुराना मदर डेयरी का दूध क्यों लें? जब सुबह आने है ताजा, तो सुबह नहीं लेंगे जो 5 दिन आगे तक चले। 11 की जनसंख्या लेना, जनगणना लेना ठीक नहीं है। उसका कारण 11 की जनगणना में मान लीजिए आया होगा 100 करोड़, और 26 की जनगणना का रिजल्ट जब आए 27 में नेहा जी, तो आ जाए 170 करोड़, तो फिर सब भैंस गई पानी में। फिर क्या दूसरे दिन फिर परिसीमन करेंगे? ऐसा तो संभव नहीं ना। परिसीमन मीन्स समथिंग बिग, उससे बड़ी कोई एक्सरसाइज डेमोक्रेसी में होती ही नहीं परिसीमन से बड़ी, ये समझ लीजिए। एक एक गली मोहल्ले तक परिसीमन आयोग को जूझना पड़ता है। अनंत अमित और अशोक यादव लड़ जाते हैं है कि ये गली नहीं हटेगी यहां से, वो कहते हटेगी। छोटा काम नहीं ना परिसीमन, बरसों लगते हैं उसमें, बरसों। तो क्या दोबारा करते? ये विषय है, ये सब विषय है। खैर रवि प्रताप जी, मैं उस बहस में नहीं जा रहा कि परिसीमन कैसे होता, कब होगा, छोड़ दीजिए। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं, जिस बात से कांग्रेसियों को अभी सहमत नहीं वो हो सकते, क्योंकि राहुल गांधी ने लाइन उल्टी ले ली। लेकिन मैं परिसीमन पर एक फाइनल अपना वो बता दूं, परिसीमन लोकतंत्र में केवल और केवल जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। राहुल गांधी को क्या पसंद है और अखिलेश यादव को क्या पसंद है और भाजपा को क्या पसंद है, इससे कोई मतलब नहीं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके अलावा मुझे संसदीय लोकतंत्र में कुछ समझ नहीं आता, बाकी सब बातें फर्जी हैं। अगर तमिलनाडु के पास, अगर देश ये तय करता है कि 10 लाख पर एक सांसद रहेगा या 20 लाख पर एक सांसद रहेगा, तो तमिलनाडु की टोटल जनसंख्या में से 20 लाख का भाग दे देंगे, उनकी सांसद की संख्या निकल आएगी। वो कम हो या ज्यादा हो, इससे क्या फर्क पड़ता? रवि जी, विषय ये। खैर, लेकिन आज परिसीमन का विषय नहीं, आज विषय है महिला आरक्षण को लेके 2 नैरेटिव। वो तो आप समझिए कि अब क्या दोहराना, आपका नैरेटिव अलग है और भाजपा का अलग है। इसका पहला इम्तिहान पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। है, महिला मुख्यमंत्री हैं और मतलब जागृत मुख्यमंत्री हैं, धुआंधार हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं कि महिला आरक्षण को लेकर जो नई लड़ाई शुरू हुई है पिछले 4 दिनों में, उसका पहला सेमी रिजल्ट 4 मई को बंगाल से आ जाएगा? रवि प्रताप जी। अमिताभ जी, देखिए, ये भाजपा जो है ना, ये सिर्फ कोई नैरेटिव बनाती है। मैं बहुत पहले आपको बोला कि महिला आरक्षण तो बहाना है, परिसीमन निशाना है। जब हम
राजीव गांधी जी लेकर के आए, निकायों में 33% तो इन्होंने विरोध किया, फिर उसको नरसिम्हा राव जी ने पास कराया। जब 2010 में आपके मनमोहन सिंह जी लेके आए तो राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में नहीं बहुमत बन पाया। अब जब 28 सितंबर को विधेयक पास हो गया और उस विधेयक में परिसीमन और जनगणना, ये दोनों शब्द हमने मांग नहीं किया, ये भाजपा ने उसमें लगाया था। हमने तो कहा नहीं था, हमने तो कहा कि तत्काल लागू करिए। और जब ये 28 सितंबर 2023 को पास हो गया तो इतने मूर्ख तो है नहीं कि अधिसूचना जारी ना करें, गजट नोटिफिकेशन किया नहीं, और गजट नोटिफिकेशन भी नहीं किया। और जब इस बार ये बिल लेकर के आए तो संशोधन बिल लेकर के आए, बिल नहीं लाए, संशोधन। जब बिल ही अस्तित्व में नहीं था तो संशोधन कैसे हो सकता है भाई? तो आनंद फानंद में 15 तारीख को रात में उसको गजट नोटिफिकेशन जारी करके 16 तारीख से इंप्लीमेंट कर दिया। और जो संविधान के आर्टिकल 81 में है कि परिसीमन निश्चित रूप से आपका कहना है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में होना चाहिए, लेकिन ये जो ला रहे थे ना, हमने 71 में जब किया गया था तो फेडरल स्ट्रक्चर को बरकरार रखने के लिए किया गया था, और 25 साल बाद उसी को वाजपेयी जी ने भी आगे कर दिया था। तो ये कह रहे थे सदन में आदरणीय गृहमंत्री वाजपेयी जी बहुत चालाक थे, वो जानते थे कि कांग्रेस समर्थन नहीं करेगी। अरे जिस कांग्रेस ने वाजपेयी जी का दफा कराया, उन्नत तो भेजा, वो और जो क्या कहते हैं आपका जो उदारीकरण वाजपेयी जी से सलाह लेके किया, उस कांग्रेस पे वाजपेयी जी को विश्वास नहीं था। लेकिन इस कांग्रेस पे, जिस कांग्रेस पे आप पप्पू कहते हैं, आगे बैठने नहीं देते, 5वें लाइन में रखते हैं, उस कांग्रेस पे आपको विश्वास है कि आपका समर्थन कर देगी? जब संविधान के संशोधन के लिए आपके पास संख्या बल है ही नहीं तो आप बिल क्यों लेके आए? तो ये एक बहाना था महिलाओं का, तो अब विधेयक नहीं विधि बन चुका है, और 33% इन्होंने मांगा, 33 पास हुआ। हम कहते कल ले आइए 50% लाइए, हम पलक पावड़े बिछा के आपका समर्थन करते हैं। ठीक है। अशोक जी के पास चलूं, लेकिन दो बातें कहूंगा। एक बार पहले भी ये बात किसी ने कही थी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, तो मैंने उनको टोका था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का इलाज कांग्रेस पार्टी ने नहीं कराया अपनी खेती से गेहूं बेच के, भारत सरकार ने कराया। और जाने कितने सांसदों का विदेश में इलाज, रुक जाओ अब बोला, जब अवसर आया था, जब मैं जाने कितने सांसद मैं गिना दूं जिनका इलाज अलग अलग समय की सरकारों ने किया सरकारी फंड से। ये तरीका है? कोई एहसान किया क्या यार? बार बार कांग्रेसी गिनाते कि अटल जी की जान बचाई थी। अरे आपने खेत बेचा था, अपनी तनख्वाह से पैसा दिया था। आज भी सांसदों को पैसा मिलता है इलाज के लिए, विदेश जाने के लिए, आज भी मिलता है। कल को ये आनंद अमित कहने लगेंगे कि मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत को से जितनों को पैसा मिला, ये कहेंगे भाजपा ने उनकी जान बचाई, तो मैं इनकी बात को तुरंत खंडन करूंगा। मैं कहूंगी दम्भ मत रखिए भाई, हमारे टैक्स का पैसा सरकार से आया, आप कौन है? लेकिन कांग्रेस कभी नहीं मान सकते, उनके दिमाग में वही बात चढ़ी हुई है, बोले हमने वाजपेयी जी की जान बचाई थी। आप लुकमान वैद हो, गजब बात करते हो यार। सब भेजे गए, कौन नहीं भेजा गया? किसके लिए भारतीय दूतावास सक्रिय नहीं हुआ विदेश में इलाज कराते समय? बता दीजिए। ये एक सामान्य प्रोसीजर है, ये एक प्रोटोकॉल है भारत की राजनीति का, राइट फ्रॉम जवाहरलाल जी टू नरेंद्र मोदी। जिनको जानकारी नहीं उनको जानकारी करनी चाहिए। आज भी यही प्रोटोकॉल लागू है। सांसद इलाज कराने जाता है, भारत का दूतावास उसके संपर्क में आ जाता है, सरकार को उसकी वेलबींग की सूचना दूतावास देता है। शरद पवार ऑपरेशन करा के आए थे, तभी सरकार इन्वॉल्व थी। इसलिए एहसान कोई किसी पर न जताओ भैया, ऐसा ना करो महाराज कि हमने खेत बेच के काम करा दिया ना। अशोक यादव जी, मेरा सवाल परिसीमन नहीं, परिसीमन एक अपने में फुल स्केल डिबेट का विषय है ना, उस पर करेंगे। पहले ये थोड़ा सा 4 मई निपट जाए, फिर परिसीमन पर करेंगे। अभी मैं ये चेक करना चाह रहा हूं, महिला आरक्षण का 4 मई पर क्या फर्क पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 24 में नहीं पड़ा, बल्कि सामान्य बुद्धि से देखो तो लगता उल्टा हो गया। विधेयक जब नहीं, कानून महिला को आरक्षण नहीं दिए थे तो 350, 350 आई थी क्या? जब महिला आरक्षण दे दिए तो 240 रह गई।
मैं समझना आपसे चाह रहा हूं सपा का क्या आकलन है, क्या महिला आरक्षण चुनावी राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बन सकता है या नहीं? अशोक जी। देखिए, आपने कहा कि जब महिला आरक्षण लागू कर दिया तो 240 पे आ गए, उसके पहले 360 थे। सवाल ये नहीं है कि महिला आरक्षण लागू करने के बाद 240 पे आ गए, सवाल ये है कि जो 2014 2019 में जो सरकारें इनकी बनी थी अमिताभ जी, वो 2014 मान लीजिए अन्ना आंदोलन वगैरह तामझाम था, 2019 का पुलवामा वाला इशू था, 2024 में इनको जनता ने कायदे से परखा। ये तो खाली बस एक हवाई किला तैयार कर रहे हैं, उसी किले पर लोगों को ना बेवकूफ ना बना ना ना, करके। महिला आरक्षण हवाई किला नहीं था, उस पर मोहर लगी थी भारत के राष्ट्रपति की, संसद की, वो तो कानून बन गया भैया, वो हवाई कहां था? आपके कहने से हवाई नहीं हो जाएगा देखिए, ना, ऐसा है। वो तो कानून बन गया। अब सपा की भी सरकार आ जाए तब भी कानून रहेगा लागू, ये तो सबको पता है। गजट नोटिफिकेशन हो गया, बात खत्म हो गई। हवा हवाई तो नहीं था कुछ भी। जब तक ऐसे दाएं बाएं भागेंगे तो आप सही समस्या तक ही नहीं पहुंच पाएंगे। ये आप कभी नहीं अंदाज लगा पाएंगे कि इसका चुनाव पर असर होगा कि नहीं होगा। आप एक थ्योरी लेके बेच रहे हो, अनंत में दूसरी थ्योरी बेच रहे हैं। मैं सिर्फ सरल सा सवाल पूछ रहा हूं, अभी आपकी बुद्धि क्या कहती है, बंगाल में इसका असर पड़ेगा कि नहीं? इतना सा सवाल है यार। सवाल आपने छोटा कर दिया तो जवाब भी मैं लिमिटेड ही दूंगा। ये जो महिला आरक्षण का जो ढिढोरा भाजपा की सरकार लेके आई थी, जो रिसेंट वाला और जो इसके पहले वाले में तो सारे दलों ने साथ दिया। मोदी जी ने इस बार कहा ना पार्लियामेंट में, अगर सब लोग सहयोग करेंगे तो किसी को फायदा नहीं होगा, अगर आप लोग विरोध करेंगे तो मुझको फायदा हो जाएगा, मोदी जी ने कहा था ना। तो जब 2023 सितंबर 2023 में जब नारी शक्ति बंधन अधिनियम आया था, मोदी जी को फायदा देने के लिए विरोध किया है ताकि मोदी जी फायदा ले ले, ऐसा इसलिए विरोध किया? तब तो फिर मिली भगत है। मोदी जी ने कहा था, देखिए मोदी जी ने कहा था कि अगर आप लोग विरोध करेंगे तो मुझे फायदा होगा। तो वही तो कह रहे हैं, मोदी जी ने कहा, अखिलेश जी ने मान लिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ है। ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? मोदी जी ने कहा विरोध करो तो मुझे फायदा होगा, अखिलेश यादव ने मान लिया, इसका मतलब रिश्ता नाता है। देखिए, ऐसा है अमिताभ जी, आपका सवाल था कि फायदा क्यों नहीं हुआ महिला आरक्षण का। मैं वही कह रहा था कि जब सारे लोगों ने पक्ष विपक्ष सभी ने मिलकर के एक सुर से, मिले सुर मेरा तुम्हारा, एक करके जो है नारी शक्ति बंधन अधिनियम को जो है पारित करवा दिया लोकसभा से, राज्यसभा से। तो फिर उसमें भाजपा का क्या रोल बचा? वो तो सारे लोगों ने मिलकर भैया। भाजपा ने जरूर अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखते हुए बीच में लंगड़ी मारने की कोशिश की थी। लंगड़ी जैसे होता है ना, लंगड़ी मारने चलते हुए, तो बीच में लंगड़ी मारने की कोशिश भाजपा ने किया था। 16-17 अप्रैल में जो संसद में सत्र लगाया था, ये प्रदर्शन की एक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए सरकार लाई थी, ताकि इसी को ग्राउंड बनाया जाए कि अरे विपक्ष तो महिला विरोधी है भाई। ये पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए ये सरकार एक रणनीति के तहत इस तरह का बिल लाई, जो कि बिल अभी रवि जी ने बताया, वो बिल तो जो है नोटिफाई था ही नहीं, इन्होंने गजट नोटिफिकेशन तो बाद में किया। तो आप ये बताइए कि पूरे देश की महिलाएं समझ गई कि ये लंगड़ी मारने के लिए इस तरह का बिल लाए हैं, और बिल तो ऑलरेडी सारे पक्ष विपक्ष ने मिलकर पास कर दिया है। इसलिए ये हास्यास्पद स्थिति सरकार की हो गई। और रही सही कसर, जैसे एक और कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। अभी तक अजय सरकार थी कि हम बहुत बड़े 30 मार्खा हैं, लेकिन इस बार उसको अपनी शक्ति का एहसास भी हो गया। दोनों बातें हो गई, एक तो महिलाएं समझ गई, तो ठीक है अशोक जी, सारी बात कर रहे हैं, सारी बात ठीक है, लेकिन उन्होंने ये क्यों कहा कि अखिलेश जी हमारे दोस्त हैं और हमारी मदद करते हैं? ये मामला तो फिर थोड़ा नहीं, ये इलू टाइप का मामला क्यों है अशोक जी? हाँ, मैं बता रहा हूँ अमिताभ। देखिए, होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट आप जानते ही होंगे, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जानते हैं ना। तो मोदी जी इस सब मामले में बहुत उस्ताद हैं। वो जान रहे हैं कि हम अखिलेश जी को अपना दोस्त बताएंगे तो जो अखिलेश जी के साथ वाले सेगमेंट के वोटर हैं, वो सारे जो उनसे बिदक जाएंगे।
यार ये तो मोदी जी अपना दोस्त बता रहे हैं, हम लोग झूठे इनके पीछे घूम रहे हैं। तो ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम लोग समाजवादी लोग हैं, ये सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी वैचारिक विरोध हमारा है भाई। हमारा न मोदी जी से दुश्मनी है, न किसी से दुश्मनी है। दुश्मनी राजनीति में नहीं होती। ठीक है, हाँ, ठीक वैचारिक विरोध है, ये होता बात है, बिल्कुल हमारा ठीक विरोध है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अशोक जी ठीक करे, वैचारिक दुश्मनी प्रति वैचारिक मतभेद होता है, दुश्मनी नहीं होती, ये अच्छी बात है। और मोदी जी और मुलायम सिंह जी का रिश्ता तो फिर सबसे अलग रहा है, ये भी अशोक जी भी जानते, हम भी जानते। वो 99 जानते होंगे तो हम 100 ही जानते होंगे कि उनका और नेताजी का और उनका रिश्ता कैसा था। कुछ चीजें तो सार्वजनिक पटल पर है वो भाई। अब मतलब इतनी शैल के सफाई गए प्रधानमंत्री, और किसी की शादी ब्याह में गए हो, इटावा, एटा, हमीरपुर, जालौन, बछरावा, पडरौना, कुछ ना बता दो क्या? केवल मुलायम सिंह जी के बुलाने पर गए सफाई, और वहां घंटे 2 घंटे रहे, बिल्कुल पूजा पाठ सब भाई घर के बड़े बूढ़े की तरह। तो कुछ तो होगा दिल में, नहीं अशोक जी? ऐसे तो किसी के यहां नहीं चले गए, ये तो आप भी जानते हो। उत्तर प्रदेश में जाने कितने नेताओं के बाली बच्चों की शादी ब्याह होता रहता है उनके गांव में, लेकिन प्रधानमंत्री जी गए, और फिर छोटे छोटे बच्चों तक के साथ फोटो खिंचाई, बोले गुड्डू इधर आओ, नहीं बाद में तुम शिकायत करोगे कि हमारे साथ फोटो नहीं खींची। परिवार चरण वंदना में लगा क्या? तो कुछ तो है। और जब शपथ ले रहे थे योगी जी, तो मुलायम सिंह जी ने उनको पकड़ के कान में कुछ कहा था ना, फिर अखिलेश जी को बुला कहा था कि भैया ये बच्चा अपना इसको। और फिर हाउस में नेताजी ने जो कहा वो तो भाई उनके बड़े दिल का प्रमाण है। उन्होंने कहा था हम आए ना आए, लेकिन आप जीत के आओ, आप प्रधानमंत्री बनो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो ये सामान्य नहीं है मित्र, क्या कुछ तो है। अब क्या है ये भाई वही 2 लोग बता सकते हैं, या तो मोदी जी या यादव परिवार। अनंत अमित जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि 24 में महिला आरक्षण से आपको कोई 1% का लाभ नहीं मिला, 1 रुपए का डिविडेंड नहीं मिला, ये जान लीजिए। ठीक, अब ये मसला आया, इसमें भी 2 बातें कम से मैं ग्रास रूट लेवल की बात करता हूं। आपको क्या करना आप तय करोगे, राहुल जी को क्या करना राहुल जी तय करेंगे, मैं तो तय करने वाला नहीं, लेकिन मैं ग्रास रूट लेवल की बात कहता हूं। सामान्य गांव की महिला, सुशील जी आप भी ध्यान सुनिएगा, सामान्य गांव की महिला से अगर कोई जाके ये कहे, न्यूट्रल आदमी, कि हम जब नौमन तेल होगा तो राधा नाचेगी, है, तो वो कहेंगे लला अभी राधा ना नाचे, अभी सोनम को नचा दो, है, 1 मन तेल में राधा के लिए 9 मन लगेगा तो इंतजार कौन करेगा? जैसे 540 में ही 33% हो जाता, फिर बाद में 850 तो होनी ही है। 2034 का चुनाव 850 सीटों के बिना तो संभव ही नहीं है, लिख लीजिए मेरी बात। तो तब उस हिसाब से बढ़ जाती सीटें। क्या आपको लग रहा कहीं मिसकैलकुलेशन हो गया बीजेपी से? क्योंकि वैसा नैरेटिव सेट ना तो आप 24 में कर पाए और ना इसके बाद कर पाए, पूरी शक्ति लगाने के बाद भी कहीं कोई रणनीतिक स्तर पर चूक हो गई क्या? जी आनंद जी, देखिए भैया जी, अभी नेहा जी कह रही थी तो मैं आपके माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि 2023 का आरक्षण बिल जो आया था वो कुछ शर्तों के साथ था। नेहा जी बता रही थी जनगणना के आधार पे। तो अभी सरकार को ये लगा कि जनगणना में समय लगेगा, 2.5-3 वर्षों का समय लगेगा, तब तक पार्लियामेंट का 29 का चुनाव पार हो जाएगा। तो सरकार ने उसी संशोधन के तहत ये बिल लेकर आई थी, जिसका कि लोगों ने विरोध किया। अभी कांग्रेस के मित्र बात कर रहे थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की उनके स्वास्थ्य को लेकर बात कर रहे थे। तो भैया मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति लोकसभा का एलओपी, इस देश का राजस्वी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले श्रीमंत श्री राहुल गांधी जी, उनकी मर्यादा और भारत की मर्यादा और कांग्रेस की मर्यादा को भी बचाने का काम उसी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, जो कि भैया जी ने कई बार देश की जनता को बताया है। पहली बात। अभी अशोक यादव जी बात कर रहे थे, आरक्षण की बात कर रहे थे। देखिए, कांग्रेस और सपा जैसे पार्टी से और टीएमसी डीएमके से भारतीय जनता पार्टी अपेक्षा भी नहीं करती है। 2 जून 1995 की बात पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आज आपके माध्यम से फिर मैं देश की जनता को यह बताना चाहता हूं, उस लखनऊ का कांड और वो
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, वो आप ही के फर्रुखा नगर से आते थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। अगर वो बहन मायावती को नहीं बचाए होते तो आज दुनिया में शर्मसार होने वाली कहानी होती। लेकिन जिस तरीके से वीआईपी गेस्ट हाउस में बहन मायावती के ऊपर इन सप्पाइयों ने, तो हम तो इन पे विश्वास भी नहीं करते। हम जानते हैं कि महिला आरक्षण के खिलाफ न तो कांग्रेस आ सकती है न सपा आ सकती है। और जिस तरीके से अभी रवि जी इसी फ्लोर पर आपके संगठन महामंत्री सी के वेणुगोपाल जी ने कहा कि 50% की बात कही, उसी पटल पर गृह मंत्री जी ने कहा कि लेकर आइए, 1 घंटे के अंदर हम पास करेंगे। लेकिन कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी कर रही थी। कांग्रेस जान रही थी कि अगर जिस तरीके से आज के बाद मतलब 4 दिन हो गए, पूरे देश में महिलाएं जिस तरीके से जनाक्रोश के साथ सड़कों पे उतरी हुई है, ये बता रही है कि महिलाओं का अधिकार छीनने का काम ओपोजिशन ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे देश में जाकर, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, तमाम जगह में, और निश्चित तौर पे भैया मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस आरक्षण बिल का परिणाम 4 तारीख को देश की जनता देखेगी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और वहां की महिलाओं के सपोर्ट से बनेगी। डीएमके जैसी पार्टी को भी तमिलनाडु में मुखानी खानी पड़ेगी। वहां की महिलाओं की वजह से इस देश की महिला जागरूक हो चुकी है। और दूसरी बात, इस देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बिहार में बनी थी और 50% आरक्षण लोकल बॉडी के चुनाव में देने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बिहार में किया। तो हम तो चाहते हैं कि महिलाओं के सम्मान के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरा हुआ है, और इस देश की आधी आबादी को हम हक दिलाकर रहेंगे। इसके लिए चाहे जो भी संघर्ष करना पड़े, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता तैयार है। आनंद जी, एक छोटा सवाल पूछ लूं, मतलब कुर्बानी तो हो रही नहीं, देश की आजादी की लड़ाई तो चल रही कि जलियांवाला बाग में इकट्ठे होंगे, अंग्रेज आएंगे, गोली चलाएंगे। अब तो वो काम ही नहीं बचा। अब तो सब बढ़िया दूध रोटी खा के घूमो, आनंद लो, ठंडाई पियो। क्या करेंगे अब, क्या कर सकते हैं? अभी जो स्थिति बनी है उसमें जो मैंने जितने लोकसभा कवर की है, राज्यसभा कवर की, उसके आधार पर मैं कहता हूं कि अब 29 में तो कुछ होना जाना नहीं। क्या 29 के बाद रामलाल आएंगे, श्यामलाल आएंगे, जब जो आएगा तब वो फिर रूपरेखा समझ में आएगी जो 34 के लिए। नहीं, बिल्कुल। अब क्या हो सकता है महिला आरक्षण पर एज ऑफ नाउ, मुझे बताइए। देखिए, अभी हमारा प्रयास ये होगा कि हम इस देश के पूरे 150 करोड़ आबादी के बीच में, आधी आबादी के बीच में हम जा रहे हैं, और हमारा पुनः प्रयास होगा कि निश्चित तौर पे हम इस बिल को पुनः लाएंगे और पुनः पास कराने की हमें पूरा विश्वास है कि इस देश की ओपोजिशन को फिर ये चुनाव परिणाम के बाद ये सोचने पे मजबूर होना होगा, और यही ओपोजिशन जो विरोध कर रहा था ये हमारे सपोर्ट से खड़ा होगा। ठीक है, सुशील जी, आपकी समझ में क्या नेक्स्ट स्टेप हो सकता है गवर्नमेंट का? क्या ऑप्शंस है उसके पास? क्योंकि विधायी कार्य है, ये पार्टी का काम नहीं है कि 1 मिनट में अनुसूचित जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया और 1 मिनट में ओबीसी मोर्चा गठन कर दिया। ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो विधायी कार्य है। इसकी तो रूपरेखा संविधान से निकलेगी। क्या हो सकता है, सरकार क्या कर सकती है? अमिताभ जी, देखिए, अभी तो सरकार का इसमें कोई सर्वसम्मति लाया जाए, लेकिन फिर सरकार का अवरोध लगातार पैदा हो रहा है। सरकार चाहेगी कि खासकर सरकार के दल जो अलग अलग राज्यों में उनको साफ लाकर प्लास्टिक, लेकिन प्रारंभिक तौर पर भी जो करने की और खासतौर पर है जी, वहां ये दिखाने की कि हम महिलाओं पर कितना प्रयास कर रहे हैं, और राजनीति नहीं हो पाती। यहाँ पर मुझे लगता है कि एक राजनीति का जाता था, इसमें दृढ़ इच्छा संकल्प की ठीक बात है। भी अमिताभ जी एक लंबा समय इस विषय को एक राष्ट्रीय विपक्ष बनाना। ठीक बात है। नेहा शालिनी दुआ, आपको क्या लगता है, क्या कर सकती है गवर्नमेंट, क्या विकल्प है उसके पास हाथ में? मैं तो गवर्नमेंट से यही कहूंगी, जितनी जल्दी से जल्दी हो वो इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि देखिए आगे जो ये महिला आरक्षण बिल है पास होने के बावजूद भी इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ। तो ठीक है, परिसीमन चाहे उसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, जितने भी
टाइम लगे, या तो उसको साइडलाइन कर दिया जाए और महिला आरक्षण जो है वो जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट कर दिया जाए। नहीं तो वेट भी करना चाहते हो तो एटलीस्ट 2029 के इलेक्शन में मैं चाहती हूँ कि तब महिलाएं हमें 33% संसद में हर विधानसभा में देश की दिखाई दे, क्योंकि पार्लियामेंट का रास्ता ठीक है सभी महिलाओं के लिए नहीं होता, लेकिन बाकी महिलाएं कम से कम ये तो देख रही है कि जो नेता महिला है जिन्होंने संसद में बैठ के बहुत सारे उनके बाकी महिलाओं के लिए फेवर के लिए कुछ कानून बनाने हैं, कुछ पॉलिसीज बनानी है, जब वहां उनको ही नहीं जाने दिया जा रहा तो बाकी पार्टियां हमारे साथ क्या अच्छा करेंगी। तो यहाँ बड़ा दिल दिखा के बाकी पार्टियों को या तो समझाना चाहिए जनता को कि हम आपके विरोध में नहीं है महिलाओं के, और नहीं समझा पाते तो मैं यही कहूंगी कि इस बिल को सरकार को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। इम्प्लीमेंट का मतलब है 543 पे ही महिलाओं को आरक्षण दे देना चाहिए, रिजर्वेशन दे देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। महिलाओं की हिस्सेदारी आज के टाइम में पॉलिटिक्स में बहुत जरूरी है। 33% आरक्षण 40 साल से नहीं है, ठीक है, कोई कम नहीं होता। जी, बहुत लंबा समय। नेहा शालिनी ने ठीक बात कही, लेकिन मैं उसमें एक छोटी सी बात जोड़ के रवि भाई के पास जाऊंगा कि नेहा शालिनी दुआ 29 क्यों, अगर यही करना था 543 में देना था तो ये 24 के चुनाव में लागू हो जाता। 28 सितंबर 2023 को भारत की संसद ये फैसला कर लेती कि 543 में 33% दिया, 24 के चुनाव में वोट हो जाता, उस पर महिलाएं आके 5 साल काम कर लेती, तब 29 आता। रवि प्रताप जी, खैर कांग्रेस की समझ से गवर्नमेंट के हाथ पास अब क्या विकल्प बचते हैं इसको अमली जामा पहनाने के लिए, 29 में या 34 में, क्या दिख रहा है? कांग्रेस का सेंस क्या है? भैया अनम्यूट कर लीजिए। जी जी हाँ अमिताभ जी, देखिए 29 में तो ये टेक्निकली जो हमारे यहाँ है संभव हो नहीं पाए, 34 तक जाएगा, लेकिन अगर सरकार अपनी मंशा है तो कर सकती है। सरकार की मंशा तो है, सरकार चाहती तो 23 में जो बिल लाई थी सरकार ने जोड़ा था, उसमें आपका डिलिमिटेशन और जनगणना सरकार न जोड़ती। दूसरी बात, अब तो ये विधेयक बन चुका है, विधि बन चुका है, अब तो संशोधन ला करके 50% कर सकती है, अब तो 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, जो अभी आप कह रहे थे कि हमने वाजपेयी जी का दावा कराया, वाजपेयी जी जैसे नेता धरा पे बहुत कम पैदा होते हैं और उनका सम्मान इस देश में उतना है जितना बहुत कम लोगों का, गिने चुने लोगों का। हमने तो सिर्फ संबंध बताए कि हमारे संबंध इतने अच्छे थे कि जब निक्सन से मिलकर के आदरणीय गांधी जी आई थी तो केवल वाजपेयी जी को बुलाया और भेजा अपनी बात रखने के लिए यूएनओ में। जब देश को जरूरत पड़ी तो उस समय नरसिम्हा राव ने भी उनको भेजा वहां पे, और जब उदारीकरण को लागू करना था तो केवल वाजपेयी जी से बात करके हरी झंडी दे दिए थे। हमारा संबंध अच्छा था, तो अच्छे संबंध पे वाजपेयी जी विश्वास नहीं कर पाए और आपने जो इतनी बड़ी खाई खोद दी है, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि आपको समर्थन मिल जाता और आप संविधान संशोधन ला रहे थे, जो कि संभव नहीं था कि आपके पास मेजोरिटी नहीं है, 293 से ज्यादा लोग नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप अब यह नरेटिव बनाए हैं बिहार को देख करके, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो 5 तारीख को पता चलेगा, लेकिन अमिताभ जी प्रभाव जरूर पड़ेगा। ठीक है, मैं मानता हूं। ठीक है। अशोक यादव जी, आपकी समाजवादी पार्टी का चिंतन क्या कहता है, क्या हो सकता है अब 29 या 34? अब तो 2 ही बातें बची है, बाकी तो कुछ बीती गया। जी अमिताभ जी, हमारे यहाँ गांव में एक छोटी सी कहानी कहते हैं कि कोई व्यक्ति एक किसान के यहाँ गया, वो भाजपाई किसान था, कि हमको एक गन्ना दे दो। तो भाजपाई किसान ने कहा नहीं, गन्ना यहाँ नहीं देंगे, तुम वहां आना जहाँ पे गन्ना से गुड़ बनता है, तो वहां को तुमको हम गुड़ खिलाएंगे। समझ रहे हैं? तो जो व्यक्ति एक गन्ना नहीं दे रहा है वो पूरी प्रोसेसिंग करने के बाद गुड़ निकाल के उसको देगा। ये बात उतने सच है जिस तरह से भाजपा आज महिला आरक्षण बिल का लेकर के आगे बढ़ रही है। जब उसको देना है 543 में, आपने सही कहा, चाहती तो उसी समय बिल लाती। 543 में हम महिलाओं को तुरंत लागू कर रहे हैं। अगर विपक्ष का कोई दल इसमें विरोध करता तो एक्सपोज होता हो, लेकिन नहीं,
आपको हम 2034 में देंगे, अभी सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, तब आपको देंगे। तो वही हाल है, महिलाएं भी समझ रही हैं कि जो संगठन अपने प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सरकार 21 राज्यों में सरकारें हैं, कहीं कोई महिला नहीं, और वो कहा रहा है कि हम आपको नारी शक्ति बंधन में आरक्षण देंगे, वो पार्टी कर रही है। ये महिलाओं के गले बात नहीं उतर रही है। अगर कोई दल, आप बताइए, अभी हमारे भाजपा के साथी ने कई बातें बताई, बहन जी की बात कही। भाई बहन जी, जो गेस्ट हाउस का आप लोग बार बार छुपते हैं, गेस्ट हाउस के पीछे आप लोग जाके छुप जाते हैं। जब पीडीए का आपके ऊपर एकजुटता दिखाता तो आप जाके गेस्ट हाउस के पीछे छुप जाते हैं। इसे गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस। अरे गेस्ट हाउस के बाद भैया 2019 में हमारी माननीय बहन जी ने सारे पुराने चीजों को माफ करते हुए, सारे पुरानी चीजों को भुलाते हुए, अब उन्होंने सारी माफिया हमारी पार्टी से गठबंधन कैंसिल कर दी। अब वो फिर नहीं बैक टू स्क्वायर वन ने कहा पुरानी माफी सब कैंसिल। हाँ, बोले ये लोग बहुत गड़बड़ पुरानी बातों को बहन जी ने पुरानी बातों को बहन जी ने भुलाते हुए उसको डस्टबिन में डाल के फेंक दिया। और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, और उसके बाद हम लोगों ने उनके सांसद। दादा एक मिनट, अब वो फिर से गुंडा कहने लगी। मैं इससे ये निवेदन कर रहा हूँ, अब बहन जी फिर से गुंडा कहने लगी। नहीं, अब वो देखिए, अब चूंकि लेटेस्ट वर्जन ये है, लेटेस्ट लोग चला रहे हैं। बहन जी का लेटेस्ट वर्जन ये है कि सपा के लोग गुंडे हैं, इन्होंने हमारी जान लेने की कोशिश की, ये कह रही हैं वो। नहीं, देखिए ऐसा है, बहन जी के ऊपर बहुत ट्रिमेंडस प्रेशर है, और ट्रिमेंडस प्रेशर भाजपा का है। तो उनका लास्ट वर्जन ही जो दबाव दे रहे हैं वही बेचारी बोल रही है। हम तो उनका लेटेस्ट वर्जन ही मानेंगे। नहीं, ठीक है, आप उनका लेटेस्ट वर्जन मानिए, लेकिन मैं ये कह रहा था कि जो पार्टी महिलाओं को लेकर के मणिपुर में इतना महिलाओं का अपमान हुआ, जिस पार्टी के मुखिया के जो है एक शिकन तक नहीं आई चेहरे पर, जिस पार्टी के अंदर हाथरस जैसा कांड हुआ, कन्नौज जैसा कांड हुआ, कुलदीप सेंगर जैसे लोग हैं, दर्जनों दुशासन भरे हुए जिस पार्टी में, वो पार्टी घड़ियालू या आंसू बहा रही महिलाओं के लिए नहीं? आपको लग रहा है? ठीक अशोक जी, ये तो भाई ठीक अशोक जी, थोड़ा समाजवादी पार्टी थोड़ा आगे चली जाती है कि इसका मतलब आप कह रहे हो कि भारत के लोगों ने 3 बार उस पार्टी को सरकार सौंपी, अपना भरोसा सौंपा, जो पार्टी में दुर्योधन भरे हुए हैं। या आप भाजपा की आलोचना नहीं कर रहे, आप भारत की आलोचना करने का दुस्साहस कर रहे हो मित्र। आपके यहां सब साधु संत हैं, तब भी आपकी सीटें ने उतनी नहीं आई कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ, और इनके आप कह रहे हो सारे दुष्ट हैं। यही बात जयप्रकाश जी ने इंदिरा गांधी को सिखाई थी। उन्होंने कहा था कि भाई भारत का व्यक्ति स्कूली शिक्षा से वंचित हो सकता है, लेकिन विवेकवान है। आप उसके विवेक पर शक करेंगे कि हमें जिताओ तो ठीक, हमें नहीं जिताया तो धत मुंह रखो। ये नहीं चलेगा भाई लोकतंत्र में। जनता का जनादेश ही सबसे निर्णायक चीज है। अनंत अमित, आपसे भी पूछते हैं, सरकार ये नहीं कि हमारे पास अभी है हम करेंगे ना, अब तो खोलो पत्ता, अब तो गुप्त रखने को मतलब नहीं, जब मुट्ठी खुली गई फिर तो फ्री स्टाइल खेलो। अब ऐसा तो नहीं कि नहीं हमारे पास एक रॉकेट साइंस, अब तो कुछ है नहीं साइंस, सीधी सपाट बात है। एक तरीका हमको बताइए जो आपको लगता हो कि सरकार उस तरीके से 29 के चुनाव से पहले देश में महिलाओं को लोकसभा में 1/3 आरक्षण सुनिश्चित कर देगी, क्योंकि ये तो पता लग गया उस किसी भी तरीके से आरक्षण सुनिश्चित नहीं हो सकता जो विपक्ष को मंजूर नहीं होगा, क्योंकि नंबर फंस चुका है। निश्चित विपक्ष जिस चीज से सहमत होगा उसी को आप लागू करा पाएंगे। देखिए भैया जी, मैं भाजपा का जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते आपके माध्यम से देश की जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगला लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है 33% आरक्षण के साथ चुनाव होगा। सीटों की संख्या कितनी होगी ये बाद में तय होगा, लेकिन निश्चित तौर पे अगला चुनाव 33% आरक्षण के साथ होगा। लेकिन सपाइयों को एक मौका पाप धोने का मिला था। अभी राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के अशोक भैया ने यह कह दिया कि बहन मायावती के साथ हम लोगों ने पाप किया था, उस पाप को धोने का एक अवसर जरूर लोकसभा के मंदिर में मिला, लेकिन सपा ने उस अवसर को भी गंवाने का काम किया। और कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, बार बार श्रद्धेय वाजपेयी जी की बात कर रहे थे और उनके सम्मान की बात कर रहे थे, यही कांग्रेस ने
वोट चोरी इस देश के लोकतंत्र के मंदिर में इसी कांग्रेस ने श्रद्धेय वाजपेयी जी की सरकार को एक वोट से उड़ीसा के मुख्यमंत्री को बुलाकर एक वोट डलवाकर श्रद्धेय वाजपेयी जी की सरकार को गिराने का काम इसी कांग्रेस ने किया। और आज बार बार श्रद्धेय वाजपेयी जी का नाम लेकर आप दर्शाना क्या चाहते हैं? इससे देश की 150 करोड़ आबादी आपको माफ करने वाली नहीं है। आपने महिलाओं का इस अपमान, इस भ्रूण हत्या का पाप आपके सर पे है और देश की जनता यह आपको अगले चुनाव में बताकर रहेगी। मुझे लगता है, मेरी समझ ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एनडीए की सरकार को अब इस विषय को बहुत ज्यादा पब्लिक नारेबाजी में तब्दील नहीं करना चाहिए। नारेबाजी से कुछ हासिल नहीं होगा। ये धरना प्रदर्शन का विषय थोड़ी ना है यार। ना धरना प्रदर्शन से कुछ होना जाना है। धरना प्रदर्शन तब होता कि आरक्षण दो। आरक्षण तो दे दिया देश ने, फिर धरना प्रदर्शन किसके लिए है? चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, ये नहीं नारा लगता था। जब मांग पूरी हो गई तो नारा काय का लगे रहा, फिर तो आगजनी की कोई जरूरत ही नहीं। मेरी समझ कहती कि मोदी सरकार को सुबह से शीघ्रम करना चाहिए। जो बीत गई सो बात गई। इसी जेठ के महीने आते आते तक इस समस्या को समाधान करिए। 543 में 1/3 रिजर्वेशन को लिखत पढ़त में उतारने का बिल ले आइए। किसी विपक्षी दल की या किसी सांसद की, दल छोड़ो, दल तो बड़ी इकाई, किसी सांसद की हैसियत नहीं कि उसमें किंतु परंतु कर दे। क्या सब वक्त से पहले वहां हाजिर होंगे और बिल्कुल हचक के बटन दबाएंगे? क्या कांग्रेस, क्या जनता दल, क्या लोक दल, क्या फलान, क्या ढिकान? कर दीजिए। इत्मीनान से जनगणना होने दीजिए, उसमें भी जल्दबाजी ना करो कि अशोक जी का नाम 2 जगह लिख जाए जनगणना में। आराम से कराओ, सहज पके सो मीठा हो। सुशील जी, इत्मीनान से जनगणना कराओ, ठंडे तक, जाड़े आने तक। उसके बाद उसकी विवेचना करो कंप्यूटर में डाल के। आप जैसे लोग, विद्वान लोग, उसकी विवेचना करें। उसके बाद पार्लियामेंट में उसको रख दो। फिर परसीमन आयोग बना दो। परसीमन आयोग से भी कहो कि भैया खुले खेलो, टाइम की कोई बंदिश नहीं। 4 साल 5 साल में परसीमन आयोग रिपोर्ट दे दे, तब भी हम 34 के चुनाव में 850 सीटें कर लेंगे। क्या दिक्कत है? 34 में तो अभी बहुत समय है ना। 2 बार जनगणना और 2 बार परसीमन हो लेगा 34 तक। तो एक बार तो छोड़ो। लेकिन आज अभी तत्काल प्रभाव से महिलाओं को अगर देश कुछ देना चाहता है तो एक ही रास्ता है। उपनिषद में कहा गया, नान्यः पंथः ऐनाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं। वही मैं यहां कहूंगा सुशील जी, नान्यः पंथः ऐनाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं। चाहे कोई कितना भी कलाबाजी खाए, चाहे इधर वाले चाहे उधर वाले, एक ही रास्ता है। लोकसभा में 543 का बिल ले आइए, 1 लाइन का बिल लाइए, 5 मिनट में पारित होगा। ना कोई भाषण देने को कुछ, ना कुछ, छटपट हो जाएगा। छठ मंगनी पट ब्याह नहीं। पार्टियों को भी समय मिले अपने अपने यहां महिला नेतृत्व स्थापित करने के लिए। एकदम तो काम नहीं होगा। महिलाओं को भी समय मिले, कॉन्स्टिट्यूएंसीज मार्क्ड हो जाए। मान लीजिए, उदाहरण देता हूं, नेहा लड़ना चाहती है चुनाव, तो उनको ये तो पता लग जाए 29 के चुनाव से 2 साल 3 साल पहले कि भाई सिरसा है रिजर्व, पानीपत है रिजर्व, ये जो भी है, कि चुनाव से 2 दिन पहले पता लगेगा तो कौन क्या कर लेगा, महिला हो चाहे पुरुष, फिर क्या कर लेंगे। ये प्रैक्टिकलिटी है, ये नारों से तय नहीं होगी। आप ऑल ऑफ से सडन अगर करेंगे, ये नई बात है अशोक जी, ऑल ऑफ ए सडन मान लीजिए 29 के चुनाव से 3 महीने 6 महीने पहले जाके लोकसभा ने इसी रास्ते को चुना जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, तो उसका नुकसान मालूम क्या होगा। अशोक यादव की पत्नी चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, अनंत अमित की पत्नी नहीं लड़ पाएंगी, रवि प्रताप की बेटी नहीं लड़ पाएगी।
स्थापित नेताओं की बेटी, पत्नी, साली, सलहज, समधिने चुनाव लड़ेंगी क्या? उनका मैदान बना हुआ है, खेत बना हुआ है क्या? माल पानी है भरपूर, गाड़ी घोड़ा सब है क्या? चुनाव पति लड़वाएंगे? जीतन राम मांझी ने लोकतंत्र के भव्य स्वरूप की स्थापना की है बिहार में। उनने समधिन तक को विधायिका में भेज दिया। बोले समधिन जी अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता तुम्हारे बिना, तुम भी आओ, तुम्हें हमारी कसम। साली, सलहज, समधिन, बहू, बहू की बहन सब ले आए हैं? लेकिन मेरी चिंता फिर नेहा कैसे आएगी? किसी आंगनबाड़ी कार्यक्रम में काम करने वाली महिला अगर भारत के लोकतंत्र में आना चाहेगी तो कैसे आएगी फिर? तब तो महंगे कपड़े पहनने वाले, महंगी गाड़ियों से चलने वाली महिलाएं, वो जात उनकी चाहे कोई हो अशोक भाई, क्या बड़े राजनीतिक परिवारों की महिलाएं ही राजनीति में आएंगी तब। लोकसभा छोटा क्षेत्र है क्या? 1400, 1500, 2000 गांव हैं। 10 करोड़ 15 करोड़ रुपया लग रहा, कागज में कुछ भी लिखो झूठे सच्चा, लेकिन जो लोग लड़ते हैं वो हमसे भी मिलते हैं आके। एक बात बताता हूं सुशील जी, थ्योरी अलग है लोकतंत्र की और प्रैक्टिकल अलग है क्या? आप लोग थ्योरी वाले आदमी हो, आप लोग पूरा थ्योरी में लगे रहते हो। अशोक यादव जी 19 के चुनाव जब हो गया रिजल्ट, तो उत्तर प्रदेश के एक राजनीतिक परिवार के व्यक्ति मेरे पास आए, नोएडा मेरे ऑफिस में। आते ही बस प्रणाम पाती किया और धप से बैठ गए। लास्ट में क्या हुआ? बोले भैया वो चुनाव, मैंने हाँ चुनाव हार गए तो मुझे पता ही लग गया था, लेकिन राजनीति में चुनाव हारना तो मालूम उन्होंने क्या कहा? मैं संकेतों में कहूंगा, भाजपा के एक बड़े राष्ट्रीय नेता के विरुद्ध उनको चुनाव लड़ना था, इलाका उनका वो था, अब लड़ना जरूरी। बोले भैया चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर प्रतिष्ठा जाती। तो उनने हमसे कहा कि भैया 20 वहां लगे, अब ये नहीं बताऊंगा कहां लगे, और 18 यहां लगे। पूरे 38 के नीचे आ गया। अशोक जी बोलो जय श्री राम। 38 के नीचे आ गया क्या? आप फोन करना, मैं नाम बता दूंगा। कहां से लाएगी ननकू की बिटिया 38? कहां से लाएगी पांडे जी बताओ? ये किस फार्मूला में आएगी फिट? जिसका पिता किसी अपार्टमेंट के बाहर प्रेस करता है, उसकी बेटी कितनी भी तेजस्वी हो, 38 कहां से लाएगी? 38 समझ रहे क्या? मेरे मुंह से निकलाना ना, मुकदमा हो जाएगा क्या? घर मकान सब नाते रिश्तेदारों का भी बेच दे तो छोटा वाला 38 नहीं हो रहा, बड़ा 38 तो छोड़ दीजिए हिंदुस्तान में। किस चक्कर में हो? फिर वही लोग चुनाव लड़ेंगे। मेरी बात ध्यान रखना अशोक बाबू, जिनके घर में 3-3 हेलीकॉप्टर होंगे क्या? साइकिल और मोटरसाइकिल की तरह जिनके घर में हेलीकॉप्टर होंगे, उन्हीं की बेटियां फिर चुनाव लड़ेंगी, उन्हीं की साली सलहजे समधने चुनाव लड़ेंगी। मेरी चिंता है ननकू की बच्ची आए सदन में। ये इसलिए नहीं ला रहे कि पिता मुख्यमंत्री है, लड़की सांसद है, इसका क्या मतलब है? और समधिन से भी संपर्क अच्छा है तो उनको भी सांसद बनवा दिया। तमाशा है क्या लोकतंत्र के नाम पर यार? ये महिला आरक्षण इसलिए नहीं था कि जो संपन्न लोग हैं, सक्षम लोग हैं, मीरा कुमार जी को अभी फिर कोई पद मिल जाए तो क्या वो महिला सशक्तिकरण होगा? सुशील जी हाँ ना बोलो। उनसे ज्यादा सशक्त कोई और है नहीं। अजीत दादा की पत्नी फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गई, वो महिला सशक्तिकरण है क्या? वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर से पहले भी सशक्त थी है? मानिका गांधी को कुछ पद और मिल जाए, सशक्तिकरण है नहीं ना? मैं इसे 100 नाम ले सकता हूं, 100 अब तो मायावती जी से भी सशक्तिकरण नहीं है, पहली बार था। जो 4-4 बार राजा रह लिए, जिनके परिवार में राज सिंहासन हो,
उनको बताएंगे सशक्तिकरण है क्या? प्रियंका जी को वो लोकसभा में जीत कर आई हुई कर्नाटक से, केरल से, वायनाड से, तो महिलाओं का सशक्तिकरण तो नहीं है। वो जन्मी ही सशक्त थी, उनका क्या सशक्तिकरण करोगे? और क्या खा के सशक्तिकरण करोगे यार? वो तो जन्मी ही सशक्त है। अशोक जी के परिवार के, पार्टी के प्रथम परिवार में डिम्पल जी लोकसभा में रहे या ना रहे, उससे उनके सशक्त होने पर कोई फर्क पड़ता है क्या अशोक जी? नहीं ना। वो लोकसभा में है तब भी और नहीं है तब भी। गलत तो नहीं कह रहा? हाँ ना, मैं तो सिर हिलाओ भाई। तब भी लोग उतनी श्रद्धा से पांव छुएंगे, उतने लोग खड़े होंगे। इसके लिए महिला आरक्षण नहीं है, इसके लिए इसका उपयोग नहीं होना चाहिए, पार्टी कोई हो। निर्मला सीतारमण जी से महिला सशक्त नहीं हो रही ना मित्र। अगर ऐसे होता सुशील पांडे जी, तो इंदिरा जी 16 साल प्रधानमंत्री रही, महिला फिर क्यों नहीं सशक्त हो गई? श्रीमती गांधी 16 साल इस देश में प्रधानमंत्री रही। जब वो गई है 84 में, उस समय तो महिला की स्थिति बड़ी खराब थी, अब तो तब भी सशक्त है महिला। नहीं, ये टोकनिज्म से किसी बड़े परिवार की बहन, बेटी, साली, समधिन को कोई पद दे देने से महिला सशक्तिकरण भारत में नहीं हो सकता, उस देश में जिसकी आबादी 150 करोड़ के पार हो। ननकू की, रज्जाक की बिटिया और बहू जिस दिन लोकसभा में आएगी, जिस दिन विधानसभा में आएगी, मेरे लिए वो दिन महिला आरक्षण का होगा। महिला सशक्तिकरण वहां से शुरू होगा कि अशोक यादव के घर में फोन आए इनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता के यहां से कि अशोक जी बिटिया को लड़ाओ चुनाव या बहू को लड़ाओ चुनाव, तब तो बात है। बोले जी बलराम यादव नहीं लड़ेंगे, उनकी बिटिया लड़ लेगी। नहीं, इंद्रजीत जी सरोज नहीं लड़ेंगे, बिटिया लड़ लेगी। यही ना अशोक जी? तो जो मूंगफली बेच रहा है वो उसकी बिटिया कब लड़ेगी चुनाव, और किस पार्टी से लड़ेगी? यार मूंगफली ने सामान्य परिवारों की भी बेटियां लोकतंत्र में कैसे आगे आएंगी? अगर सारी चेतना प्रियंका जी के इर्द गिर्द सिमट जाएगी, स्मृति ईरानी के इर्द गिर्द सिमट जाएगी, निर्मला सीतारमण के इर्द गिर्द सिमट जाएगी, हमारे समाजवादी पार्टी में हैं डिम्पल जी, उनके इर्द गिर्द सिमट जाएगी। डिम्पल जी छोड़ो, अपर्णा यादव से भी कोई महिला सशक्तिकरण नहीं हो रहा। जिस दिन उनकी शादी प्रतीक के साथ हुई थी, उसी दिन से वो सशक्त हो गई थी कि नहीं हो गई थी अशोक जी? बोलो, हो गई थी कि नहीं? जिस दिन वो मुलायम सिंह जी की बहू बनकर उतनी आंगन में, उस दिन से वो सशक्त हो गई कि नहीं हो गई? बताओ। और आज उनने सपा का झंडा भी फूंक दिया। अब बताओ इससे आगे सशक्तिकरण और कितना करोगे? आज उनने सपा का झंडा भी फूंक दिया है भगवान ने नाम लेके, अब और कितना सशक्तिकरण होगा? लेकिन करहेल की, एटा की, इटावा की सामान्य परिवार की बच्ची लोकसभा में आना चाहिए बिना किसी भय के। वो दिन लोकतंत्र की देहरी के लिए पवित्र दिन होगा। देश उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है। देश की सामान्य महिला का इसमें कोई रुचि नहीं कि आप कोई ऐसी अगड़म बगड़म व्यवस्था ले आओ कि जिसमें सारे नेता जो हैं वो अपनी अपने परिवार की बेटियों को सेट कर दे और कहें भाई चलो अब हम थक गए, अब तुम लड़ो। पहले भी तो होता था। ये नगर पालिकाओं में, स्थानीय निकायों में, सुशील जी आप अध्ययनशील व्यक्ति हैं, महिला के लिए आरक्षित हो जाता है मेयर और क्या है ना। मुरादाबाद का जो मेयर हैं भाजपा के, अमरानंद जी, पहले उनकी पत्नी थी, अब पति हो गए हैं। आपने पूरा महिला आरक्षण घर में घुमा लिया यार, और लगे समझ है क्यों? ये चतुराई मत करिए। महिला आरक्षण आए, लेकिन भारत की सामान्य महिला की देहरी तक जाना चाहिए ये आरक्षण।
अगर भारत की सामान्य माता बहनों की देहरी तक ये आरक्षण नहीं गया तो इस कॉस्मेटिक आरक्षण से भारत के लोकतंत्र को कोई लाभ नहीं होगा। भारत के सरसब्ज मजबूत खाए पिए राजनीतिक परिवारों को लाभ होगा, देश को नहीं। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला।